नमस्कार। आज हम मानव शास्त्र की दुनिया की दो काफी दिलचस्प अवधारणाओं पर बात करेंगे, टोटम और निषेध यानी टैबू। जी। हमारे पास कुछ नोट्स और अंश हैं जो इन्हें समझाते हैं और खास तौर पर भारत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में इनकी अहमियत पर रोशनी डालते हैं। हाँ, छोटा नागपुर का संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। बिल्कुल। तो आज का मकसद है ये समझना कि ये टोटम और टैबू असल में हैं क्या, मानव शास्त्री इनमें इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं और कुछ भारतीय जनजातीय समुदायों के लिए इनके मायने क्या है। मेरे मन में तो पहला सवाल यही आता है कि ये टोटम शब्द ये आया कहाँ से, और मतलब कैसे कोई प्रतीक सामाजिक नियमों से इतना गहरा जुड़ जाता है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जरूर जरूर। देखिए, टोटम की जो अवधारणा है वो मानव समाज और उसकी संरचना को समझने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा। सीधे शब्दों में कहें तो मानव शास्त्र में टोटम का मतलब है कोई प्राकृतिक चीज, ज्यादातर कोई जानवर या पौधा। जानवर या पौधा? हाँ, जैसे लोगों का एक समूह, जैसे कोई परिवार, गोत्र या पूरी जनजाति अपने लिए एक पवित्र प्रतीक मानता है। पवित्र प्रतीक मतलब सिर्फ एक पहचान चिन्ह या लोगो की तरह नहीं, बल्कि उससे कुछ ज्यादा गहरा, जैसे किसी परिवार का कुल चिन्ह होता है, पर शायद उससे भी ज्यादा आध्यात्मिक। बिल्कुल बिल्कुल, उससे कहीं ज्यादा गहरा। ये महज एक निशान नहीं है, ये उस समूह के वंश, उनकी साझी पहचान और उनके गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। टोटम को मानने वाले समूह के सदस्य अक्सर ये महसूस करते हैं कि उनका अपने टोटम के साथ एक रहस्यमयी या यूं कहें कि रिश्तेदारी जैसा नाता है। रिश्तेदारी जैसा? हाँ, वो उसे अपना रक्षक, पूर्वज या कोई मददगार शक्ति जैसा मानते हैं। अच्छा, और ये टोटेम शब्द, इसकी कहानी क्या है? आपने बताया था कि इसका एक खास स्रोत है। हाँ, ये जानना दिलचस्प है। टोटम शब्द असल में उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स इलाके में रहने वाले ओजिगुए, हाँ, ओजिब्वे, जिन्हें अनीशेनाबे भी कहते हैं, उन लोगों की भाषा से लिया गया है। उनके शब्द डूडम का मतलब होता है किसी का भाई बहन जैसा संबंधी। ओहो, भाई बहन जैसा संबंधी। तो शब्द की जड़ में ही रिश्तेदारी का भाव छिपा है। बिल्कुल, यही इसका मूल है। अच्छा, तो इसकी शुरुआत उत्तरी अमेरिका से हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये अवधारणा वहीं तक सीमित है या दुनिया भर में मिलती है? देखिए, शब्द की उत्पत्ति और इस पर जो शुरुआती अकादमिक लेखन हुआ, वो तो उत्तरी अमेरिका के ओजिब्वे लोगों के संदर्भ में हुआ, ये सही है। लेकिन ऐसी मिलती-जुलती प्रथाएं जहां किसी प्राकृतिक चीज को समूह का प्रतीक या पूर्वज माना जाता है, वो दुनिया भर के कई स्वदेशी समुदायों में मिलती हैं। अच्छा, तो ये ग्लोबल है एक तरह से? हाँ, प्रथाएं ग्लोबल हैं, पर हाँ, मानव शास्त्र में टोटेमवाद यानी टोटेमिज्म की जो एक व्यवस्थित अध्ययन की श्रेणी बनी, उसकी नींव उत्तरी अमेरिकी अध्ययनों पर ही रखी गई। ये बात साफ हुई। तो ये सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि रिश्तेदारी, पहचान और शायद कुछ नियमों से भी जुड़ा है। यहीं पर मेरा अगला सवाल आता है, मानव शास्त्री इन चीजों पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? मतलब टोटम और उससे जुड़े निषेध यानी टैबू, इनका अध्ययन आखिर क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों, टोटम और निषेध, ये एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। अच्छा, कैसे? ये हमें समाज कैसे बनता है, उसके नियम कैसे तय होते हैं, धर्म की शुरुआती शक्लें कैसी रही होंगी, और यहाँ तक कि इंसान कैसे सोचता है, इन सब के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। ये महज पुरानी रीतियां नहीं है, बल्कि ये सामाजिक संगठन के, आप कह सकते हैं, बुनियादी सिद्धांतों को उजागर करती हैं। ये कैसे काम करता है? क्या आप थोड़ा और खोलकर बता सकते हैं कि अध्ययन से क्या पता चलता है? मतलब टोटम के अध्ययन से क्या सामने आता है? देखिए, जब मानव शास्त्री टोटम का अध्ययन करते हैं तो वो कई चीजों पर गौर करते हैं। गोत्र या वंश के नाम क्या हैं, हाँ, जो अक्सर टोटम के नाम पर ही होते हैं। फिर वंश कैसे चलता है, पिता की तरफ से या माँ की तरफ से। उस टोटम से जुड़ी कहानियां और मिथक क्या हैं। मिथक और कहानियां? हाँ, और अलग अलग रस्म रिवाजों में टोटम की भूमिका क्या है, इन सब का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। और इन सब जानकारियों को जोड़कर क्या तस्वीर उभरती है? सामाजिक संरचना के बारे में क्या खास पता चलता है? इससे समाज की बुनियाद का पता चलता है। खास तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है गोत्र या क्लैन से बाहर शादी करने का नियम, जिसे गोत्र बहिर्विवाह या क्लैन एक्सोगैमी कहते हैं। गोत्र बहिर्विवाह? हाँ, टोटम ही इन समूहों, मतलब गोत्रों को परिभाषित करता है जिनके बीच शादी नहीं हो सकती। अच्छा। इसका एक सीधा फायदा तो ये है
कि ये करीबी रिश्तेदारों में यौन संबंधों मतलब इंसेस्ट को रोकता है। लेकिन इससे भी बढ़कर हाँ, और ये समूहों को जोड़ता भी है ना, शादी के जरिए। बिल्कुल, ये अलग अलग समूहों को शादी के जरिए आपस में जोड़ता है, जिससे बड़े पैमाने पर सामाजिक रिश्ते और गठबंधन बनते हैं। ये समाज को जोड़ने वाली गोंद की तरह काम करता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण हुआ। और साथ ही एक ही टोटम को मानने वालों में रिश्तेदारी, साझे इतिहास और एकता की मजबूत भावना पैदा होती है। तो टोटम एक तरह से समाज को व्यवस्थित करने और जोड़ने का औजार हुआ। और फिर निषेध या टैबू का क्या काम है इसमें? क्या ये सिर्फ ये मत करो वाले नियम है या कुछ और भी? निषेध या टैबू, हाँ, ये सिर्फ न करने वाले नियम नहीं हैं। मतलब ये उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये वो नियम और पाबंदियां हैं जो सीधे तौर पर टोटम से जुड़ी होती हैं। अच्छा। मानवशास्त्री इन्हें दर्ज करते हैं, जैसे क्या टोटम वाले जानवर या पौधे को खाना मना है, क्या उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाना या यहाँ तक कि छूना भी मना है। ये नियम बहुत विशिष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इन नियमों का अध्ययन क्यों जरूरी है? ये क्या बताते हैं? इनका अध्ययन इसलिए अहम है क्योंकि ये दिखाते हैं कि समाज खुद को नियंत्रित कैसे करता है। सामाजिक नियंत्रण? हाँ, ये वो बुनियादी नैतिक नियम और पाबंदियां हैं जो समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं। ये ना सिर्फ टोटम के प्रति सम्मान और उसकी पवित्रता को लागू करवाते हैं, बल्कि ये पवित्र यानी सेक्रेड जैसे कि टोटम खुद और लौकिक या अपवित्र प्रोफेन यानी बाकी सब कुछ के बीच एक साफ लकीर खींचते हैं। पवित्र और अपवित्र का भेद? जी, और कई मानवशास्त्रियों का मानना है कि यही पवित्र और अपवित्र का भेद धार्मिक सोच और रस्मों रिवाजों की जड़ में है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटम और टैबू मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। ये तय करते हैं कि कौन किससे शादी कर सकता है, समूह की पहचान क्या है, किसके प्रति कैसा व्यवहार करना है और क्या पवित्र है और क्या नहीं। ये महज प्रतीकात्मक से आगे बढ़कर समाज चलाने के नियम बन जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये सामाजिक व्यवस्था की नींव का हिस्सा है। और इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड, हाँ, टोटम एंड टैबू, जी, अपनी मशहूर किताब टोटम एंड टैबू में और एमिल दुर्खीम में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में इन जैसे शुरुआती और प्रभावशाली मानवशास्त्रियों ने टोटमवाद को इतना महत्व दिया था। उनका मानना था कि ये धर्म और सामाजिक संगठन के सबसे शुरुआती, सबसे बुनियादी रूपों में से एक को समझने की कुंजी है। ये सिद्धांत तो बड़े पैमाने पर लागू होते होंगे, लेकिन हमारे पास जो सामग्री है वो खास तौर पर भारत के छोटा नागपुर पठार इलाके की बात करती है, जिसमें आज के झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से आते हैं। जी हाँ। यहाँ मुंडा, उरांव, हो, संथाल जैसी कई जनजातियां रहती हैं। तो क्या वहाँ ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? मतलब जमीन पर ये चीजें कैसी दिखती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। छोटा नागपुर पठार में टोटमवाद, जिसे स्थानीय लोग अक्सर किल्ली या गोत्र कहते हैं, किल्ली या गोत्र, प्रभावित करता है। इसके कई महत्वपूर्ण काम हैं। जैसे कि सबसे प्रमुख क्या है, सबसे जरूरी? शायद सबसे महत्वपूर्ण काम है गोत्र बहिर्विवाह यानी क्लैन एक्सोगैमी के नियम को बनाए रखना। अच्छा, वही शादी वाला नियम। हाँ, जैसा हमने पहले बात की, एक ही किल्ली या टोटेमिक समूह के लोग आपस में भाई बहन या करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं, इसलिए उनके बीच शादी करना पूरी तरह वर्जित है, टैबू है। ये नियम पक्का करता है कि शादियां अलग अलग किल्ली के बीच हों, जिससे पूरी जनजाति के अंदर सामाजिक जाल मजबूत होता है और अलग अलग समूहों के बीच सहयोग और रिश्तेदारी बढ़ती है। तो ये सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने का एक स्थापित तरीका है। और टोटम से रिश्तेदारी वाली बात यहाँ कैसे दिखती है? क्या लोग सच में मानते हैं कि वो किसी जानवर या पौधे के वंशज हैं? हाँ, यहाँ टोटम को अक्सर उस गोत्र का पूर्वज या फिर संरक्षक माना जाता है। वार, भैंसा, मूत्रवार, मकड़ी, केटिया, रेशम का कीड़ा। अच्छा, ये सब जानवरों के नाम हैं? हाँ, ये गोत्रों के नाम हैं जो जानवरों पर आधारित हैं। या फिर कोई पेड़ पौधा जैसे टोपो, एक छोटा पक्षी जिसे टोटम माना गया है, या डूमरियार, डूमर का पेड़। कई बार कोई और प्राकृतिक चीज भी टोटम हो सकती है। अक्सर टोटम का नाम ही उस किली या गोत्र का नाम बन जाता है। इससे गहरा प्रतीकात्मक पैतृक संबंध बनता है जो लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ता है। प्रकृति के साथ इतने गहरे जुड़ाव की बात सोचना ही अद्भुत है। क्या इन टोटम्स और इनसे जुड़े निषेधों का कोई और भी असर होता है इस इलाके में, पर्यावरण वगैरह पर? हाँ, बिल्कुल। एक और बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है जिसका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं, और वो है पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, वो कैसे? अक्सर
टोटम से जुड़े निषेध उस खास टोटेमिक जानवर को मारने या खाने या टोटेमिक पौधे को काटने या नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब ये नियम एक तरह से पारंपरिक संरक्षण कानून की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अनजाने में ही सही, ये प्रथाएं संरक्षण के एक पारंपरिक और अक्सर काफी प्रभावी तरीके के तौर पर काम करती आई हैं। अच्छा। ये जनजातीय समुदायों के अपने इकोसिस्टम के भीतर कुछ खास पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को रोकती हैं और उनके बने रहने में मदद करती हैं। असल में ये निषेध महज धार्मिक नियम नहीं थे, बल्कि ये स्वदेशी ज्ञान का एक ऐसा रूप थे जिसने अनजाने में ही सही जैव विविधता प्रबंधन का काम किया। एक तरह की पारंपरिक इको इंजीनियरिंग कह सकते हैं इसे। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे सांस्कृतिक मान्यताएं पर्यावरण संतुलन में भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन क्या ये नियम हमेशा इतने कारगर होते थे कि वो प्रजाति बच ही जाए, या ये बस एक सम्मान दिखाने का तरीका ज्यादा था? क्या स्रोत इस पे कुछ रोशनी डालते हैं? स्रोत ये बताते हैं कि ये निषेध काफी गंभीरता से लिए जाते थे और इनका उल्लंघन सामाजिक रूप से अस्वीकार्य होता था। मतलब इसे हल्के में नहीं लिया जाता था। अच्छा। बेशक ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ इसी वजह से कोई प्रजाति बची रही, क्योंकि कई और कारक भी होते हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से उस प्रजाति पर दबाव कम करने में मदद करते थे और उसके प्रति एक सम्मान का भाव पैदा करते थे, जो संरक्षण के लिए जरूरी है। समझ गया। ये दर्शाता है कि प्रकृति के साथ जीने का उनका एक टिकाऊ तरीका था। ठीक है। और पहचान और एकजुटता के बारे में क्या टोटम इसमें भी कोई भूमिका निभाता है? मतलब ग्रुप आइडेंटिटी बनाने में? निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। टोटम उस समूह का एक शक्तिशाली प्रतीक चिन्ह है। हाँ। यह सदस्यों को एक साझी पौराणिक कहानी या उत्पत्ति से जोड़ता है, भले ही वो आज भौगोलिक रूप से कहीं भी रह रहे हों। ये उन्हें एक मजबूत सामूहिक पहचान देता है, हम की भावना को मजबूत करता है, जो उन्हें एक समुदाय के रूप में बांधे रखता है। खासकर जब लोग अपने मूल स्थान से दूर जाते हैं, तब ये किल्ली या गोत्र की पहचान और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, तो हमने समझा कि टोटम महज कोई प्रतीक या निशान नहीं है। ये पहचान, वंश और सामाजिक संरचना की गहरी जड़ें हैं। बिल्कुल। ये निषेध हों या टैबूज के साथ मिलकर काम करते हैं, जो न सिर्फ शादी ब्याह के नियम तय करते हैं, बल्कि सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, पवित्र अपवित्र का भेद स्थापित करते हैं। हाँ। और यहाँ तक कि जैसा हमने छोटा नागपुर के उदाहरण में देखा, पर्यावरण संरक्षण में भी भूमिका निभाते हैं। सही। हमने ये भी देखा कि टोटम शब्द भले ही उत्तरी अमेरिका से आया हो, पर यह व्यवस्था दुनिया के कई हिस्सों में मिलती है और भारत में किल्ली या गोत्र के रूप में इसकी खास अहमियत है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो टोटम और निषेध का अध्ययन हमें उन बुनियादी तरीकों को दिखाता है जिनसे इंसानी समाज खुद को व्यवस्थित करता है। समूह से जुड़ाव की भावना, या आप कह सकते हैं सामुदायिक अपनेपन का एहसास पैदा करता है। ज़ुगेहरिश्काइट जैसा कहते हैं। हाँ, ज़ुगेहरिश्काइट, जुड़ाव। और अपने आसपास की कुदरत के साथ अपने रिश्ते को नियमित करता है। ये सिर्फ अतीत की रस्में नहीं है, बल्कि ये मानव समाज के काम करने के कुछ मौलिक सिद्धांतों को दर्शाती हैं, जो शायद आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में उभर रहा है। हमारे स्रोत सीधे तौर पर इस पर बात नहीं करते, पर यह सोचने पे मजबूर करता है, आज के आधुनिक शहरी समाज में जहां पारंपरिक टोटम और उनसे जुड़े निषेध शायद उतने प्रभावी या दिखते नहीं हैं। हाँ, ये व्यवहार के नियम अपनाते हैं। क्या ये आधुनिक टोटमवाद का कोई रूप हो सकता है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और मानवशास्त्री और समाजशास्त्री इस पर विचार करते भी हैं। क्या राष्ट्रीय झंडे, स्पोर्ट्स टीमों के लोगो या कॉर्पोरेट ब्रांड्स आज कुछ वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कभी टोटम करते थे? समूह बनाना, पहचान देना, वफादारी मांगना। हाँ, ये हो सकता है। और क्या सामाजिक चलन या पॉलिटिकल करेक्टनेस के कुछ नियम एक तरह के आधुनिक टैबू बन गए हैं? ये तुलना करना जरूरी है। या फिर एक और दिशा में सोचें तो हाँ, क्या छोटा नागपुर के उदाहरण से हमने जो पारंपरिक संरक्षण के तरीके देखे, किसी प्रजाति को पवित्र मानकर बचाना, क्या वो आज के भयानक पर्यावरण संकट से जूझने में हमारी मदद कर सकते हैं? क्या हम उनसे कुछ सीखकर प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं? निश्चित रूप से। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी सोचा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं ये। आज की इस गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।